तो ये मूवी बेस्ड है एक ऐसी औरत की कहानी पर जो कि अपने जमाने की साइंटिस्ट थी, जिसने बहुत सी इम्पोर्टेंट बातों की डिस्कवरी की, मगर लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। ऐसा क्यों है, ये हम इस मूवी में जान पाएंगे। तो मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है मिस्र के एक शहर अलेक्जेंड्रिया को। उस जमाने में यहाँ पर रोमन्स का रूल होता था और यहाँ के लोग दो रिलीजन्स में बढ़ गए थे, एक थे क्रिश्चियनिटी और दूसरे थे जूइश। और इन्हीं के बीच में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर हाइपेशिया को दिखाया जाता है, जो कि इन सब से अलग थी। जहाँ ये लोग रिलीजन को लेकर आपस में लड़ते थे, वहीं पर हाइपेशिया अपनी रिसर्च में बिजी रहती थी। उसे ये बात जाननी थी कि आखिर हमारी अर्थ किस डायरेक्शन में घूमती है। हाइपेशिया खुद एक टीचर भी है जो कि एक स्कूल में पढ़ाती है, जहाँ पर बच्चों को डिफरेंट नॉलेज दी जाती है। इस स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग, यानी कि वो काफी अमीर घराने के बच्चे हैं। यहीं पर हम दो लड़कों को भी देखते हैं, ऑरिस और साइनेस्टिस। ऑरिस एक जू था जबकि साइनेस्टिस एक क्रिश्चियन, मगर वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम हाइपेशिया के गुलाम डेविस को भी देखते हैं, जो कि हाइपेशिया को बहुत ही पसंद करता था। वो हाइपेशिया की बातों को हमेशा बहुत ही गौर से सुनता था। एक दिन अपने लेक्चर में हाइपेशिया ऐसी पावर की बात करती है जिसकी वजह से चीजें जमीन पर ही रहती हैं और उछालने पर भी वापस जमीन की तरफ ही गिरती हैं, यानी कि वो ग्रेविटी की बात कर रही थी। अब क्योंकि ये टाइम पीरियड 300 AC का है, तो उस जमाने में हम सोच ही सकते हैं कि साइंटिफिक इन्वेंशन किस लेवल की थी, मतलब कि लोगों के पास नॉलेज बहुत ही कम थी। अब इसी दौरान हमें ज्यूस की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी दिखाई जाती है, जो कि ज्यूस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और वहाँ पर बहुत सारी किताबें मौजूद थी। और यहाँ पर हाइपेशिया के फादर इस लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे और इस लाइब्रेरी के लिए कोई भी फैसला उनकी सहमति से ही लिया जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं ऑरिस भी हाइपेशिया को बहुत ही पसंद करता है और वो हाइपेशिया से इस बारे में बात भी करता है, मगर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। खैर, यहाँ पर हमें फिर से इन दोनों रिलीजन्स की कोल्ड वॉर दिखाई जाती है, जो कि हर दूसरे दिन ही चलती रहती है। हम देखते हैं एक आदमी जो कि क्रिश्चियन रिलीजन का है, वो जूस के गॉड को चैलेंज करता है। वो कहता है कि अगर तुम लोगों का गॉड सच्चा है तो तुम इस आग पर चलकर दिखाओ। वो पहले अपने गॉड को सही प्रूफ करने के लिए उस आग पर चलकर दिखाता है और उसे सच में कुछ नहीं होता, क्योंकि असल में उसने कपड़ों के काफी सारी लेयर्स पहन रखी थी। खैर, बाकी सब ये बात नोटिस नहीं करते और ये देखकर वहाँ खड़े क्रिश्चियन अपने एक आदमी को आग में फेंक देते हैं, मगर जब वो देखते हैं कि वो आग में जल रहे हैं तो वो उसे वापस से खींच लेते हैं। खैर, अब इनके बीच ये सब तो हर दूसरे दिन ही चलता रहता है। अब एक दिन हाइपेशिया के फादर को अपने घर से एक क्रॉस मिलता है, जो कि एक गुलाम लड़की का होता है, मगर डेविस यहाँ पर इसका इल्जाम खुद पर ले लेता है, जिसकी वजह से उसे सजा के तौर पर कोड़े मारे जाते हैं। हाइपेशिया को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और अब रात में वो उसके जख्मों पर मरहम लगाने जाती है। तब उसकी नजर उसके रूम में एक सोलर मॉडल पर जाती है, जो कि डेविस ने बनाया था। हाइपेशिया ये देखकर बिल्कुल ही हैरान रह जाती है कि जो चीज कभी उसके अपने स्टूडेंट्स नोटिस ना कर सके, वो डेविस ने नोटिस की और उस पर उसने एक मॉडल भी बना दिया। अब अगले दिन हाइपेशिया डेविस को क्लास में वो मॉडल प्रेजेंट करने को कहती है और डेविस ऐसा ही करता है। वो अपने मॉडल के बारे में सबको बताने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूस के एक फंक्शन में ऑरिस फिर से हाइपेशिया को प्रपोज करता है। ऑरिस को म्यूजिक बहुत ही पसंद है, तो इसीलिए वो अपना फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हाइपेशिया को देता है। उस वक्त भी हाइपेशिया कुछ नहीं कहती, बस वो इंस्ट्रूमेंट को ले लेती है। ये सब जब डेविस देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो प्रे करता है कि हाइपेशिया किसी की ना हो, मगर अगले दिन वो खुद ही ऑरिस को इनकार कर देती है, जिससे कि ऑरिस को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी बाहर हलचल मच जाती है और हाइपेशिया बाहर देखने जाती है। पता चलता है कि एक जूइश प्रीस्ट सबको क्रिश्चियंस के खिलाफ भड़का रहा है। हाइपेशिया वहाँ पर आकर अपने फादर से बात करती है, मगर वो भी अब उस प्रीस्ट के साथ मिल गए थे, जिस वजह से वहाँ पर एक जंग छिड़ जाती है और काफी लोग मारे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्रिश्चियन तादाद में ज्यादा होते हैं तो इस जंग में जीतने लगते हैं और अब इन जूस को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। इसीलिए ये सब लोग अपनी उस लाइब्रेरी में जाकर छुप जाते हैं। वही डेविस, जो कि एक क्रिश्चियन था, वो बाहर जाना चाहता था, मगर हाइपेशिया उसे रिक्वेस्ट करके रोक लेती है। रात में सिनेस्टिस और उसके कुछ दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं। डेविस उन्हें देख लेता है, मगर किसी को वो कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो इन
रिलीजन की जंग में पिस रहा था और अब एक दिन डेविस भी वहाँ से निकल जाता है। इस तरह कुछ मंथ्स गुजर जाते हैं। हाइपेशिया और उसके लोग अभी तक उस लाइब्रेरी में बंद थे और अब उनका खाना और पानी भी खत्म होने लगा था, क्योंकि ना कोई बाहर जा रहा था और ना किसी को अंदर आने की इजाजत थी। खैर, इन सब हालत में भी हाइपेशिया अपनी खोज को नहीं छोड़ती। वो अब ये सोचती रहती है कि जमीन पर फेंकी गई कोई भी चीज नीचे आ जाती है, लेकिन ये तारे जमीन पर क्यों नहीं गिरते। अब यहाँ पर हाइपेशिया डेविस से इस बारे में डिस्कस करती है और वो दोनों सोचते हैं कि शायद उनका प्लेनेट यानी कि अर्थ असल में सन के इर्द गिर्द घूमता है। खैर, अब कुछ मंथ्स के बाद रोमन एम्पायर ज्यूस को माफ कर देते हैं, लेकिन उनकी लाइब्रेरी को वो लोग सीज कर लेते हैं, तो अब उस पर उनका कोई भी हक नहीं होगा। इसीलिए अब हाइपेशिया अपनी कुछ ही जरूरी किताबें लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ क्योंकि डेविस एक क्रिश्चियन था, तो वो भी क्रिश्चियन के साथ मिलकर उनकी लाइब्रेरी के स्टैचूज को तोड़ने आता है, लेकिन उसे कहीं न कहीं इस बात का डर भी था कि अगर हाइपेशिया को ये बात पता चली तो वो उसके बारे में क्या सोचेगी। अब रात में हाइपेशिया को पता चलता है कि उसके फादर, जो कि जंग के दौरान ही काफी जख्मी हो गए थे, उनकी मौत हो चुकी है और ये सुनकर हाइपेशिया बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर डेविस आता है, जो कि इन सब रिलीजन के झगड़ों से बहुत ही तंग आ चुका था। वो गुस्से में हाइपेशिया को हैरेस करने लगता है, मगर फिर क्योंकि वो उसे प्यार करता था तो इसलिए वो रोने लगता है और उसके कदमों में बैठ जाता है। फिर वो हाइपेशिया को एक खंजर देता है और कहता है कि मुझे मार दो, मगर हाइपेशिया उसकी गुलामी की पट्टी को काट देती है और उसे कहती है कि तुम अब आजाद हो। अब अगले दिन सभी लोगों में ये ऐलान किया जाता है कि आज के बाद जूइश रिलीजन फॉलो नहीं किया जाएगा और अगर कोई फॉलो करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। अब ऐसे ही 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल के बाद हम देखते हैं ऑरिस को, जो कि पहले जू था, मगर क्योंकि उसे अपनी पोजीशन को बरकरार रखना था तो वो भी अब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया था। अब यहाँ पर जूस पर काफी सारे जुल्म होते थे और इसके लिए प्रीस्ट कई बार ऑरिस के पास आते थे कोई हेल्प मांगने के लिए, मगर वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाता था। वहीं हम देखते हैं हाइपेशिया को, जो कि अभी भी अपनी रिसर्च में मगन है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेविस क्रिश्चियंस की साइड लेता है या फिर ऑरिस भी अब क्रिश्चियन बन चुका है। ऑरिस हाइपेशिया को एक दिन बोट पर लेकर जाता है, जहाँ पर भी हाइपेशिया अपना एक एक्सपेरिमेंट करती है। वो एक गुलाम को ऊपर चढ़ने का कहती है और वहाँ से एक बोरी नीचे फेंकने का कहती है और उसका ख्याल था कि वो बोरी थोड़ा आगे या फिर थोड़ा पीछे जाकर गिरेगी, क्योंकि बोट चल रही थी, मगर वो बोरी अपनी जगह पर ही गिरती है और इससे हाइपेशिया ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो इस पर काफी सोचती है और फिर वो इस कंक्लूजन पर आती है कि ये बात अर्थ की बाकी चीजों पर भी आती है और इसी वजह से अगर अर्थ घूम भी रही हो तो कोई भी चीज नीचे नहीं गिरती, जैसे कि वो स्टार्स। और यही वो हाइपोथेसिस थी जिसको आज हम लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब इसके बाद हाइपेशिया अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ती है, जिसमें कि वो पता लगाने की कोशिश करती है कि अर्थ पर कभी गर्मी तो कभी सर्दी क्यों होती है। तब उसका गुलाम कहता है कि शायद सूरज कभी बड़ा या छोटा होता होगा, जिसकी वजह से कभी विंटर तो कभी समर सीजन आता है। खैर, इसी दौरान वो बाहर कुछ हलचल सुनती है। असल में कुछ जूस क्रिश्चियंस पर हमला करने का प्लान कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर से उन्हें बुरी तरह से डिफीट मिलने लगती है और लोग मारे जा रहे थे। हाइपेशिया आकर ऑरिस से कहती है कि वो ये लड़ाई रोक दे, क्रिश्चियंस से कहे कि वो लोगों को मारना बंद कर दे। मैं जूस को समझाती हूँ, मगर ऑरिस उसकी कोई भी मदद नहीं करता। इन मारने वाले लोगों में डेविस भी शामिल था और वो भी लोगों को कत्ल कर रहा था। उसे इस बात का कहीं न कहीं गिल्ट भी हो रहा था कि आखिर इस सब में इन मासूम बच्चों का क्या कसूर जो कि मर रहे हैं। मगर फिर वहाँ पर एक क्रिश्चियन आदमी उसे कहता है कि हम ये सब कुछ गॉड के लिए कर रहे हैं, यानी कि वो उसे मैनिपुलेट करके इस सब को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे थे। अब एक दिन जूस क्रिश्चियन से आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें उनकी लाइब्रेरी में वापस जाने की परमिशन दे दी जाए, मगर क्रिश्चियन लीडर कहते हैं कि उन्हें पहले क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना होगा। मगर इस पर हाइपेशिया एतराज करती है। इस पर वो लीडर बहुत ही भड़क जाता है और फिर औरत को
कैसे रहना चाहिए, इस पर वो एक लॉ निकालता है। जिसके बाद वो हाइपीशिया को एक विच कहता है। वो कहता है कि हाइपीशिया विच क्राफ्ट परफॉर्म करती है। अब हाइपीशिया के अगेंस्ट ये सब कुछ सुनकर ऑरिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन लीडर सबके सामने बाइबल लाकर सबको उसके सामने झुकने का कहता है, मगर ऑरिस नहीं झुकता, जिस पर कि सब उसे मारने आते हैं। वो कहते हैं कि इसने इतने साल क्रिश्चियन होने का नाटक किया। वो सब ऑरिस को पत्थर मारते हैं, जिससे कि वो काफी जख्मी हो जाता है। जूस यहाँ पर एक क्रिश्चियन अमोनियस को मार देता है, जिसकी वजह से जूस और क्रिश्चियन की लड़ाई आखिरी कगार पर आ जाती है और अब वो सब हाइपीशिया को मारने का प्लान बनाते हैं। और इन सब में सिनिस्टस, जो कि ऑरिस का काफी अच्छा दोस्त था, वो ये सब कुछ सुन लेता है और वो आकर ऑरिस को ये सब कुछ बताता है और वो ऑरिस को समझाता है कि वो हाइपीशिया के बारे में सोचना छोड़कर अपनी जान बचाने के बारे में सोचे। इस पर ऑरिस बहुत रोता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है और वो सिनिस्टस के आगे झुक जाता है। इसके बाद क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कि वो विच क्राफ्ट का कहकर हाइपीशिया को मार देंगे और ये बात डेविस सुन लेता है। उधर इन सारी बातों से अनजान हाइपीशिया इस खोज में होती है कि अर्थ जो कि सन के इर्द गिर्द घूमती है वो कौन सी शेप में घूमती है और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि शायद वो इलिप्स या ओवल शेप में घूमती है, जिस वजह से सर्दी और गर्मी पॉसिबल है, मगर वो अभी इस पर श्योर नहीं होती है। तभी वहाँ पर ऑरिस आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि उस पर हमला होने वाला है और वो खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दे, मगर हाइपीशिया इसके लिए नहीं मानती। यहाँ पर डेविस भी उसे बचाने आता है, मगर बहुत देर हो गई थी और उसे पकड़ लिया जाता है। उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर और हैरेस किया जाता है। उस लाइब्रेरी में उसे ले जाया जाता है, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक उतार दिए जाते हैं। फिर उसे मारने के लिए एक तलवार ढूंढने लगते हैं, मगर किसी के पास भी तलवार नहीं होती, तो इसलिए वो सब पत्थर ढूंढने जाते हैं ताकि उसे पत्थर से मार डाले। अब ये देखकर डेविस को बहुत ही दुख होता है कि वो जिससे प्यार करता है उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, मगर उसे एक दर्दनाक मौत से बचाने के लिए वो उसके पास जाता है और उसका गला दबाने लगता है ताकि उसे आसान मौत मिले। अब मरते हुए हाइपीशिया की नजर उस लाइब्रेरी की छत पर जाती है, जिसकी शेप एलिप्स थी, यानी कि आखिरकार हाइपीशिया को मरते वक्त उस चीज का पता लगा जिसकी वो कब से खोज कर रही थी। ये चीज हमेशा से ही उसके सामने थी, मगर कभी उसका ध्यान उस पर नहीं गया और अब देखते ही देखते वो वहाँ पर दम तोड़ देती है। अब जब वो लोग वापस आते हैं तो डेविस उन्हें कहता है कि हाइपीशिया बेहोश हो गई है। फिर सभी लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं और उसकी लाश को गलियों में घसीटा जाता है और फिर उसकी बॉडी को जला दिया जाता है और इस तरह हाइपीशिया के नाम को भी हिस्ट्री से मिटाया जाता है। और फिर इसके 1200 साल बाद ये चीज दोबारा से डिस्कवर हुई कि अर्थ सन के अराउंड एलिप्स शेप में घूमती है, मगर हाइपीशिया को इसका क्रेडिट ना मिल सका क्योंकि लोग उसके बारे में जानते ही नहीं थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।